सियारा भार्गव। एपिसोड 6। भार्गव ने सबकी हालत खराब कर दी थी। मीटिंग्स ऐसे हो रही थी जैसे कोई तूफान आया हुआ हो। अगर नहीं भी आता तब भी भार्गव नाम की तबाही तो जरूर आ जाती। काम करते हुए कब शाम के 4 बज गए भार्गव को पता भी नहीं चला। जय ने केबिन का दरवाजा नॉक किया और अंदर आ गया। उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, बॉस टाइम हो चुका है, आपको जाना था। भार्गव ने लैपटॉप को बंद किया और फिर अपनी जगह पर खड़े होकर उसने अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाकर उन्हें एक साथ बजा दिया और फिर जय की तरफ देखते हुए उसने अपने दमदार आवाज में कहा, सब कुछ रेडी है ना? मुझे कोई भी गलती नहीं चाहिए। अगर एक भी गलती निकली तो तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जय ने घबराकर अपना सर हिलाते हुए कहा, जी बॉस, मुझे सब कुछ याद है, कोई भी गलती नहीं होगी। जय की बात सुनकर भार्गव तेज कदमों के साथ केबिन के बाहर आया और फिर अपने पर्सनल लिफ्ट में जाकर खड़ा हो गया। उसके पीछे ही जय भी आ गया। जैसे ही वो लोग लिफ्ट के नीचे आए, पार्किंग में पहले से ही उसकी गाड़ियां खड़ी थी। भार्गव जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। वैसे ही उसके पीछे गाड़ियों की लाइन चलने लगी। उसके आगे पीछे 2 पुलिस की गाड़ियां थी और फिर उसके बॉडीगार्ड्स की। कुल मिलाकर वह 10 से 12 गाड़ियां थी, जिसमें कुछ कमांडो भी थे। एक के पीछे एक गाड़ियां हवा से बातें करते हुए तेजी से रोड पर चलने लगी। इस वक्त भार्गव अपने मोबाइल पर ईमेल चेक कर रहा था। जय आगे वाले सीट पर बैठा हुआ आईने से बार बार भार्गव को देखने की कोशिश कर रहा था। उसकी वह नजरें भार्गव ने अच्छी तरीके से भांप ली थी। उसने अपने दमदार और करारे आवाज में जय से पूछा, यू लड़कियों की तरह ताड़ना बंद करो जय, जो कुछ भी पूछना है साफ साफ पूछो। भार्गव की बात सुनकर जय एकदम से हड़बड़ा गया और बोला, वो बॉस, घर पर। उसे लड़खड़ाता हुआ देखकर भार्गव ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा और कहा, घर किसका है जय? जय ने जल्दी से कहा, आपका मास्टर बॉस। फिर भार्गव ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा और उसके आंखों में देखते हुए बहुत ही ठंडे भाव से बोला, तो फिर टेंशन किसे होनी चाहिए? भार्गव की बात सुनकर जय के मुंह पर ताला लग गया। उसने धीरे से कहा, आपको मास्टर बॉस। फिर अपना मुंह बंद करो और चुपचाप से काम पर ध्यान दो, वरना इस मंथ की पूरी सैलरी काट दूंगा। भार्गव की धमकी सुनकर जय एकदम से चुप हो गया। कुछ देर बाद सारी गाड़ियां एक के पीछे एक आकर बिल्डिंग के नीचे रुक गई। ये बिल्डिंग निखिल की थी। शाम का वक्त होने के कारण बच्चे, बूढ़े, जवान लोग यहाँ वहां घूम रहे थे, तो कुछ गार्डन में उछल कूद कर रहे थे। कुछ लोग जॉब से वापस घर आ रहे थे, तो कुछ लोग नाइट ड्यूटी के लिए जा रहे थे। पूरी जगह पर चहल पहल मची हुई थी और अचानक से इतनी सारी गाड़ियां, कमांडो और पुलिस को देखकर सब लोग घबरा गए। सब गार्ड्स फटाफट से गाड़ियों से बाहर निकले और फिर भार्गव की गाड़ियों को घेर कर खड़े हो गए। उन बॉडीगार्ड्स को देखकर सब लोगों की हालत खराब हो गई, क्योंकि वह सब लोग समझ गए थे कि यह बॉडीगार्ड्स भार्गव सिंघानिया के थे, द ब्लैक ईगल के हैं। अगर ब्लैक ईगल के बॉडीगार्ड्स यहाँ पर हैं, तो यह बात तो तय थी कि उनमें से किसी एक गाड़ी में खुद ब्लैक ईगल होगा। लेकिन वो वहां पर क्यों आया है? सब लोग घबराकर यहाँ वहां भागने लगे। तभी भार्गव रॉब से अपने कार से बाहर निकला और बॉडीगार्ड्स के बीच से होते हुए वो बिल्डिंग के अंदर चला गया। बॉडीगार्ड्स की फौज इतनी ज्यादा थी कि भार्गव का बाल तक किसी को दिख नहीं रहा था। सब लोग मुड़ मुड़ कर उसे देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भार्गव सिंघानिया को देखना इतना आसान नहीं था। भार्गव जल्द ही लिफ्ट में चढ़ गया। उसके साथ जय और उसके खास 2 बॉडीगार्ड्स, जो किसी साये की तरह उसके साथ ही रहते थे, राका और जॉनी। वो चारों इस वक्त लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे और बाकी गार्ड्स ने वह पूरा एरिया कवर करके रखा हुआ था। ना तो बिल्डिंग के अंदर किसी को जाने दिया जा रहा था और ना ही बाहर से किसी को अंदर आने दिया जा रहा था। फुल सिक्योरिटी थी इस वक्त वहां पर। जल्द ही भार्गव फ्लोर पर पहुंच गया और फिर वहां से एक फ्लैट के सामने आकर खड़ा हो गया। जॉनी ने आगे बढ़कर जल्दी से डोरबेल बजाई। कुछ ही देर में दरवाजा भी खुल गया। दरवाजे खोलने वाला निखिल था। उसने जैसे ही अपने सामने खड़े इंसान को देखा, उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि उसने आज तक भार्गव सिंघानिया को नहीं देखा था। लेकिन उसके 2 बॉडीगार्ड्स को देखकर निखिल थोड़ा सा हड़बड़ा गया, क्योंकि हॉस्पिटल में सुबह यही 2 लोग थे जो बाहर पहरा दे रहे थे। निखिल उन दोनों लोगों को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर धीरे से बोला, जी आपका कोई काम था?
भार्गव जो अपने 2 बॉडीगार्ड्स के पीछे खड़ा था, निखिल की बात सुनकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने गुस्से से एक डेडली लुक निखिल को देते हुए अपनी रौबीले आवाज में कहा, मूव। उसकी बात सुनकर राका और जॉनी जल्दी से पीछे हट गए। वैसे ही भार्गव निखिल को देखते हुए फ्लैट के अंदर आने लगा। उसकी पर्सनैलिटी, उसका ऑरा देख निखिल खुद ब खुद पीछे हट गया। वो इतना तो समझ गया था, ये लोग जरूर सियरा के लिए आए हैं। वो उन्हें रोकना भी चाहता था, लेकिन इतने बड़े आदमी को रोकने की उसकी हिम्मत कहाँ थी। भार्गव तेज कदमों के साथ फ्लैट के अंदर आ गया तो उसकी नजर सामने बैठी सियारा पर चली गई, जो बस अभी अभी रेडी होकर बाहर आकर बैठी हुई थी। उसने इस वक्त रेड कलर की सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन उस पर जो वर्क था वो बहुत ही ज्यादा हैवी था और यूनिक डिजाइन का था। उस पर रेड कलर काफी ज्यादा जच रहा था। उसका पेट हल्का सा दिख रहा था। उसके गोरे पेट को देखकर भार्गव ने गहरी सांस ली और अपना ध्यान उसके चेहरे की तरफ कर दिया। सियारा ने अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाया था और उस पर कुछ फूल लगाकर आगे से हेयर स्टाइल करके कुछ बालों को गालों को चूमने के लिए छोड़ दिया था। हल्का सा मेकअप और होठों पर हल्की सी रेड कलर की लिपस्टिक। उसकी बड़ी बड़ी हेजल आंखों में इस वक्त काला गहरा काजल लगा हुआ था। कान में छोटे छोटे झुमके, गले में हार। सियारा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। भार्गव उसे ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। आर्या शायद किचन में थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि बाहर भार्गव आया है। भार्गव सीधा जाकर सियारा के पास चिपक कर बैठ गया। उसके ऐसे अचानक पास आने से सियारा एकदम से सहम गई और घबराकर अपनी नजरें उसकी तरफ करते हुए उसे देखने लगी। भार्गव को अपने सामने देखकर सियारा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी जुबान अब लड़खड़ा जाएगी। वो तो उसे यह तक पूछ नहीं पाई कि वो यहाँ क्या कर रहा है, बस वो उसे एकटक देख रही थी। इस वक्त भार्गव ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, सलीके से सेट बाल, रेड कलर का बो और हाथ में महंगी वॉच। वह अभी अभी अपनी सम्मोहित नजरों से भार्गव को देख रही थी। उसका चार्म ही ऐसा था कि कोई भी उसे ऐसे देखे तो अपने होश खो बैठे। वही भार्गव की आंखों में भी इस वक्त कुछ अलग ही भाव थे, लेकिन क्या ये सियारा समझ नहीं पाई। भार्गव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर धीरे से सियारा के बाह पर एक उंगली रखकर उसे धीरे धीरे नीचे सहलाते हुए सियारा के चेहरे की तरफ देखने लगा। सियारा जो उसे देखने में मग्न थी, भार्गव के ऐसे छूने से एकदम से सिहर उठी। उसने अपने पूरे शरीर को सिकुड़ लिया, जिसे देख भार्गव अपनी उंगली को धीरे धीरे उसके हाथ से होते हुए उसकी उंगलियों में फंसा लिया और फिर उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसके ऐसे करते ही सियारा के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और वह घबराते हुए उसे देखने लगी। भार्गव ने उसे देखते हुए अपनी करारी और अबीली आवाज में कहा, क्या हुआ वाइफी, डर लग रहा है? सियारा ने अपना थूक निगला और अपना सर हल्का सा ना में हिला दिया, जिसे देख भार्गव उसके कान की तरफ झुकते हुए धीरे से अपने इविल मैग्नेटिक आवाज में बोला, गुड। कहकर उसने सियारा के कानों को चूम लिया, जिसे महसूस कर सियारा के दिल में एकदम से धड़की भर गई। उसकी हालत देखकर भार्गव ने अपने होठों के कोनों को ऊपर की तरफ मोड़ा और फिर उसे अपनी जगह पर खड़ा करते हुए बोला, लेट्स गो। सियरा अभी भी बूथ बनी हुई थी, उसे भार्गव के साथ नहीं जाना था। वो घबराकर अपने पैरों को फर्श पर टिकाने की कोशिश करते हुए बोली, नो नो, मैं अकेली तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। तुम अकेली कहाँ हो? डिड यू फॉरगेट दैट अवर चाइल्ड इज इन योर बॉर्न? भार्गव ने अपने एक आईब्रो ऊपर करके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट लिए उसे देखते हुए कहा। उसका जवाब सुनकर सियरा एक पल के लिए चौंक गई। उसने बड़ी हिम्मत करते हुए कहा, लेकिन मैं क्यों तुम पर यकीन करूं कि यह बच्चे तुम्हारे हैं? सियारा की बात सुनकर भार्गव को उसकी बेवकूफी पर गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। उसने हल्का सा सियारा की तरफ झुकते हुए अपने मैग्नेटिक आवाज में कहा, क्या तुम्हें प्रूफ चाहिए? उसकी ऐसी बात सुनकर सियारा को काफी ज्यादा अजीब लगा और भार्गव के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी, इतना बड़ा आदमी उससे झूठ क्यों कहेगा और फिर उसी जैसे गरीब लड़की को अपने साथ लेकर भी क्यों जाएगा। भार्गव ने उसकी तरफ बोरियत से देखा और डरावनी तरीके से उसके जबड़ों को पकड़ते हुए कहा, आ रही हो या उठाकर लेकर जाऊं? सियारा उसे उल्लू की तरह देख रही थी। भार्गव ने उसे अपने पास खींच लिया और तेजी से वहां से जाने लगा।
तभी उसके कान में आवाज पड़ी, यू इडियट आदमी, छोड़ो उसे। जैसे ही भार्गव के कान में शब्द पड़े, उसने अपनी गर्दन बहुत ही डरावनी तरीके से पीछे की तरफ घुमा दी। वैसे ही उसकी नजरें आर्या की तरफ चली गई। आर्या जो अभी अभी किचन से बाहर आई थी और सियारा के साथ ये जो जबरदस्ती चल रही थी, उसे देखकर उसकी भौहें एकदम से तन गई थी। उसने गुस्से से भार्गव को देखते हुए कहा, बदतमीज आदमी, वो शादीशुदा है और तुम उसके साथ बदतमीजी कैसे कर सकते हो। वही आर्या की आवाज जैसे ही सियारा के कान में पड़ी, वो एकदम से घबरा गई। उसके हाथ पैर एकदम से ठंडे पड़ गए और वह घबराते हुए पीछे मुड़कर आर्या को देखते हुए उसे ना में इशारा करने लगी। क्योंकि इस वक्त उसका एक हाथ अपने पेट पर था तो दूसरा हाथ भार्गव ने पकड़ रखा था, जिस कारण वह ज्यादा इशारे नहीं कर पा रहे थे। उसके इशारे आर्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहे थे। वो तेज कदमों के साथ चलते हुए सियारा के पास आकर खड़ी हो गई और फिर भार्गव के हाथ से उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मैंने क्या कहा सुना नहीं तुमने? कौन हो तुम और क्यों यहाँ पर आए हो और मेरे दोस्त के साथ एक क्या बदतमीजी कर रहे हो? भार्गव ने अपनी आंखें एकदम से डरावनी तरीके से छोटी की और आर्या की तरफ देखते हुए अपने एक एक शब्द को चबाते हुए बोला, टेक बैक योर वर्ड्स। उसके ऐसी बात सुनकर सियारा एकदम से हैरान रह गई। मतलब जो इंसान एक बार अपने शब्दों को कह दे, वह दोबारा उसे वापस कैसे ले सकता है? वही आर्या उसकी बात सुनकर एकदम से घबरा गई। तो सियारा ने उसकी तरफ धीरे से झुकते हुए अपनी कपकपाते हुए आवाज में कहा, दिस इज ब्लैक ईगल। जैसे ही सियारा ने ये कहा, आर्या की पकड़ उसके हाथों पर से छूट गई और वह लगभग 3-4 कदम पीछे हटते हुए अपनी लपलपाती हुई जुबान से बोली, आई एम सो सॉरी, सॉरी। उसकी बातों में, उसके सॉरी में भार्गव को कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने अपनी जबरदस्त आवाज में आर्या को धमकी भरे लहजे में कहा, टेक बैक योर वर्ड्स। उसकी ऐसी आवाज सुनकर आर्या घबराते हुए अपने लड़खड़ाते हुए जुबान के साथ धीरे से बोली, सॉरी मिस्टर ब्लैक ईगल, आई एम टेकिंग बैक माई वर्ड्स। उसकी बात सुनकर भार्गव के चेहरे पर इविल मुस्कान आ गई और वह उसे इविल मुस्कान लिए आर्या की तरफ से अपनी नजरें घुमाकर सियारा की तरफ देखते हुए अपने एक हाथ से दाढ़ी को मसलते हुए बहुत ही डरावने तरीके से बोला, दिस इज राइट फॉर यू, बी केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑन। आर्या ने जल्दी से अपना सर हिला दिया, लेकिन वह भार्गव ने देखा नहीं क्योंकि उसकी नजर इस वक्त सियारा के ऊपर ही जमी हुई थी। जैसे ही वह सियारा को भी कह रहा हो कि आगे से ध्यान रखना, मुझसे उलझने से पहले 100 बार सोच लेना, उसका इशारा समझकर सियारा ने भी अपने शब्द वापस ले लिए और चुपचाप अपना सर झुका दिया। फिर आर्या की तरफ देखते हुए प्यार से बोली, अपना ख्याल रखना। आर्या ने बस अपना सर हिला दिया क्योंकि वो आगे बढ़कर ना तो सियारा से गले लगा पाई और ना ही उसे कुछ शब्द कह पाई, क्योंकि भार्गव की तेज चील सी नजरें उन दोनों के ऊपर ही जमी हुई थी। तब तक निखिल भी वहां तक पहुंच गया था। आर्या झट से उसके पास गई और उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए धीरे से सियारा से बोली, तुम भी अपना ध्यान रखना। लेकिन भार्गव तब तक सियारा के हाथ को पकड़कर उसे बाहर ले जा चुका था। उसके जाते ही आर्या जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, बहुत निर्दयी आदमी है यह, इसके अंदर दिल मौजूद नहीं है। एक लड़की से कैसे बर्ताव करना है यह तक उसे नहीं पता। यह हमारे सीयू के साथ कैसा सलूक करेगा। प्लीज निखिल कुछ करो, मैं इसे सीयू के आसपास भी देखना नहीं चाहती। मेरी मासूम सी दोस्त, पता नहीं उसका क्या होगा। आर्या की बात सुनकर निखिल ने अपना सर हिला दिया। वो करना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वह इस वक्त से उलझ नहीं सकता था, क्योंकि भार्गव सिर्फ कहने के लिए तो सिर्फ एक इंसान था, लेकिन असल में वह शैतान का आदमी था। ऐसा शैतान जिसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ दरिंदगी भरी हो। लोग यूं ही खौफ नहीं खाते थे भार्गव सिंघानिया से। भार्गव सियारा को लेकर बाहर आ गया तो बाहर ही जय, राका और जॉनी खड़े थे। कुछ वक्त बाद भार्गव की गाड़ियों का काफिला रास्ते पर दौड़ रहा था। सियारा कार से बाहर देख रही थी और भार्गव अपना काम कर रहा था। गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज थी। आगे सीट पर राका और जय बैठे हुए थे और जॉनी पीछे गार्ड्स की गाड़ी में बैठा हुआ था।
सियरा को काफी ज्यादा बोर महसूस हो रहा था, पर वह कुछ बोल नहीं सकती थी। उसने एक नजर भार्गव की तरफ डाली और फिर आगे बैठे जय और राका पर। उसने धीरे से जय के कंधे को आगे बढ़कर टैप किया। वैसे जय एकदम से घबरा गया और वह थोड़ा सा आगे खिसकते हुए अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए बोला, जी 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 मैम। उसे इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर सियारा भी घबरा गई और धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मुझे आपको डराना नहीं था। जय ने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मैम। सियारा ने अपना सर हिलाते हुए कहा, यहाँ कहीं मंदिर दिखाई देगा तो क्या आप प्लीज गाड़ी रोक देंगे? उसकी बात सुनकर जय ने अपना थूक गटकते हुए भार्गव की तरफ देखा, जो अपनी आंख उगलती हुई नजरों से जय और सियारा को देख रहा था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि सियारा ने उसे ना कहकर जय से यह सब कुछ कहा था। उसने अपने दांत पीसते हुए राका से कहा, स्टॉप द कार। वैसे ही राका ने जोर से गाड़ी को ब्रेक लगाया। ब्रेक लगते ही गाड़ी रुक गई। गाड़ी जैसे ही रुक गई, सियारा भार्गव की तरफ देखने लगी। उसके आंखों में वह भाव देखकर एक पल के लिए बहुत ज्यादा सहम गई और उसे देखने लगी। तभी कार का दरवाजा खुला और जय धीरे से गाड़ी से बाहर निकला। उसे बाहर गया हुआ देखकर सियारा ने अजीब नजरों से भार्गव को देखा, तो भार्गव ने उसे एक लफ्ज नहीं कहा। उसे सियारा के ऊपर गुस्सा आया था और सियारा कंफ्यूज होकर उसे देख रही थी। जय के बाहर जाते ही राका ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, सियारा ने गुस्से से भार्गव की तरफ देखा और कहा, आपने मेरे कारण उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला। भार्गव ने गुस्से से उसे देखा और फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, इतना तो समझ आया ना तुम्हें, तो फिर अपने मुंह से एक लफ्ज भी मत निकालो। यहाँ तुम्हारा पति मैं हूँ, वो नहीं। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे कहोगी और किसी से नहीं। अगर ऐसा फिर कभी दिखाई दिया तो आज उसे का सिर्फ गाड़ी से बाहर निकाला है, अगली बार वह सीधा रास्ते पर होगा। भार्गव की डरावनी बात सुनकर सियारा बहुत ज्यादा घबरा गई और घबराते हुए धीरे से बोली, कितना ज्यादा निर्दयी आदमी है। लोग सही कहते हैं इसे, इस आदमी को शैतान कहेगा। भार्गव ने उसकी बात अच्छे से सुन ली थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कुछ देर बाद उनकी गाड़ियों एक सुनसान रास्ते पर रुक गई। शाम का वक्त होने के कारण आसमान में सूरज ढल रहा था, जिस कारण चारों तरफ लालिमा फैली हुई थी। सियारा सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसका मन एकदम से प्रसन्न हो गया था, लेकिन वह घबरा भी गई थी, क्योंकि इतनी सुनसान जगह पर सिर्फ और सिर्फ भार्गव की गाड़ियां खड़ी थी। भार्गव के गार्ड्स तेजी से बाहर निकले और चारों तरफ फैल गए। वैसे ही भार्गव रॉप से गाड़ी से बाहर निकला। दूसरी तरफ से जय ने सियारा के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। वैसे ही सियारा गाड़ी से बाहर आ गई और चारों तरफ देखने लगी, तो वहां पर बड़ा सा पुरातन मंदिर था। आसपास कुछ नहीं था, सिर्फ उन पत्थरों से बना हुआ वो पुरातन मंदिर। भार्गव आकर सियारा के पास खड़ा हो गया और अपने कोट के बटन को लगाकर सियारा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा। सियारा भी बिना कुछ कहे चुपचाप आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़कर सियारा जैसे ही पहले सीढ़ी की तरफ पहुंची, वो झुककर जैसे ही सीढ़ी को प्रणाम करने वाली थी, भार्गव ने उसे कसकर पकड़ लिया और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए जोर से चिल्लाकर बोला, आज हरकत की है, फिर कभी मत करना। अगर मेरे बच्चों को जरा सी भी चोट पहुंची तो आई स्वेयर तुम्हारे फैमिली को तो छोड़ूंगा नहीं। उसकी धमकी सुनकर सियारा बहुत ज्यादा घबरा गई और उसे भार्गव के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो चुपचाप मंदिर के अंदर चली गई। जब वह मंदिर के अंदर पहुंची तो वह एकदम से हैरान रह गई, क्योंकि मंदिर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और बीच में हवन कुंड जल रहा था। कुछ पंडित वहां पर बैठे हुए थे। महादेव की बड़ी सी पुरातन मूर्ति थी वहां पर, जहां महादेव तांडव कर रहे थे और माता पार्वती साइड में खड़ी थी। पीछे एक बड़ी सी नदी थी, जहां से पानी की खल खल बहने की आवाज आ रही थी। वहां का वातावरण एकदम से शांत और सौम्य था। सियारा ने अपनी आंखें बंद करके महादेव को झुककर प्रणाम कर दिया। वैसे ही भार्गव ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसे ले जाकर हवन कुंड के पास बैठा दिया।
सियारा अभी भी शॉक में थी। यहाँ पर क्या चल रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद विद्या शुरू हो गई। तब जाकर सियारा को पता चला कि अब उसकी शादी हो रही है। लेकिन उसकी तो कोर्ट मैरिज पहले से ही हो गई थी। उसने रजिस्टर पर तो पहले से ही साइन कर दिया था। फिर इस शादी का मतलब? जय साइड में खड़ा होकर उनकी तस्वीर निकाल रहा था। सभी विधि पूर्वक शादी हो रही थी। लगभग 1-1.5 घंटे बाद सारी विधियां पूरी हो गई। वैसे ही वहां पर बैठे महापंडित ने भार्गव को देखते हुए कहा, बहू के मांग में सिंदूर भरो और मंगलसूत्र पहना दो। भार्गव को जैसे कहा गया था वैसे ही कर रहा था। जब सियारा ने ये देखा उसका दिल एकदम से भर आया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि भार्गव जैसा निर्दयी आदमी शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर, उन विधियों पर यकीन करता है। भार्गव ने अपनी उंगलियों में सिंदूर लिया और फिर सियारा के मांग में भर दिया। वैसे ही सियारा की आंखें बंद हो गई और उसके आंखों से कुछ बूंद आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी शादी हो रही थी। कितने सपने संजोए थे उसने कामेश के साथ शादी के, लेकिन आज उसकी शादी हो रही थी, पर उसका दूल्हा कोई और ही था। मंगलसूत्र पहनाने के बाद सियारा ने सबको बैठकर ही नमस्कार किया, क्योंकि भार्गव ने उसे झुकने के लिए मना किया था। शादी हो जाने के बाद भार्गव अपनी जगह पर उठ गया और फिर आगे बढ़कर महापंडित जी से कुछ बातें करने लगा। उन दोनों की बातें किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी और सियारा चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए माता पार्वती और महादेव की मूर्ति को शांत भाव से देख रही थी। भले वह महादेव का रुद्र अवतार था, लेकिन माता पार्वती जिस तरह शांति से सब कुछ ले रही थी, उन्हें देखकर सियारा के मन में बहुत कुछ चल रहा था। कुछ देर बाद वह लोग वहां से निकलकर लगभग आधे घंटे का रास्ता तय करके एक बड़े से गेट के सामने आकर उनकी गाड़ियां रुक गई। गेट इतना ज्यादा बड़ा था कि देखने वाले की आंखें ही बस चौंधिया ही जाए, क्योंकि वह गेट लगभग कुछ सेक्टर में फैला हुआ था। उसमें एक साथ 30 गाड़ियां आराम से जा सकती थी। इतना बड़ा वह गेट था, जो बहुत बड़े लोहे के रोड से बनाया हुआ था। इतना मजबूत कि उसकी मजबूती का कोई ठाव ठिकाना नहीं लगा सकता था। इतना बड़ा गेट देखकर तो सियारा की आंखें फैल गई। उनकी गाड़ियां गेट से होते हुए अंदर आ गई। अंदर जाकर कुछ 2 राउंड मारने के बाद उनकी गाड़ियां एक जगह पर रुक गई और भार्गव गाड़ी से बाहर आया। दूसरी तरफ से जय ने सियारा के लिए गेट खोल दिया। वैसे ही सियारा गाड़ी से बाहर आई और सामने देखने लगी। उनके लगभग 30 कदमों पर बड़ी सी हवेली थी। इतनी बड़ी हवेली जैसे वो आसमान में छू रही हो। आसपास की हरियाली देखकर तो कोई भी इंसान उस जगह से प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाएगा। सब कुछ बहुत यूनिक तरीके से सजाया हुआ था। पेड़ों को इस तरह से काटकर आकार दिया हुआ था जैसे वो कोई जादुई दुनिया में आए हो। अलग अलग कलर के पेड़ पौधे बहुत कुछ था वहां पर, और एक जगह पर बड़ा सा गार्डन, जहां पर बैठने के लिए बहुत बड़ा सोफा सेट लगाया हुआ था। सामने ही बड़ा सा फाउंटेन था, जिस पर ब्लैक ईगल अपने पंख फैलाए एक पैर पर खड़ा था और उसकी चील नजरें पानी की तरफ थी, और उसकी नजरें ऐसी थी मानो वह कोई शिकार करने के ख्याल में हो। और उस फाउंटेन में से नीचे से ही पानी ऊपर की तरफ उड़ रहा था। देखने से काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था वो, और उतना ही डरावना। सियारा घबराते हुए सब कुछ देख रही थी। हवेली पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था, सिंघानिया हवेली, जिसे पढ़कर ही सियारा की बॉडी कांप उठी। नरक था वो, नरक, ऐसा नरक जिसमें जो फंस जाए वो ना तो बाहर आ सकता था और न ही जिंदा रह सकता था। ना जाने कितने राज दफन थे इस हवेली में। क्या राज है इस कहानी का? क्यों लेकर आया है भार्गव सियारा को यहाँ? जानने के लिए बने रहे कहानी के साथ। एक राजा था, एक रानी थी, बाकी उनकी प्रजा थी, पर क्या ये प्रजा सच में उसकी थी? हा हा हा। भार्गव सिंघानिया, हर डेंजरस इविल मैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी को आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कहानी के एपिसोड पब्लिश हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा।